नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग जेपीएससी पेपर 2 का जो 10वां टॉपिक था झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति और कुछ अन्य नीति, इससे संबंधित पीवाईक्यू देख लिए हैं। पीवाईक्यू से एक आइडिया हो गया है कि इस टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से सवाल पूछे गए हैं। अब चलिए हम लोग सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, औद्योगिक नीतियाँ। औद्योगिक नीति में 4 नीति हम लोगों को पढ़ना है, 2001, 2012, 2016 और 2021 का, जिसमें से इस बार सवाल भी पूछा गया था कि सबसे पहले औद्योगिक नीति कब आया था, तो 2001 का। तो कभी कभी किसी किसी टॉपिक से बहुत आसान सवाल पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आप टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। कॉम्प्लिकेटेड होगा तो भी आप बना लीजिएगा और आसान होगा तब तो बनाइएगा ही। तो इससे रिलेटेड जो भी पीपीटी अभी जो हम यूज कर रहे हैं, नोट्स और टेस्ट, ये सभी चीज़ आपको ऐप में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखिए और जाके टेस्ट कम से कम जरूर बनाइए। आपको पता चलेगा कि यहाँ जो भी कुछ बताया जा रहा है आप उसको कितना समझ पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आज औद्योगिक नीति को समझने का प्रयास करते हैं। नीति या पॉलिसी क्या होता है? किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कोई नीति या पॉलिसी क्या करते हैं, लेके आते हैं। तो ये नीति है औद्योगिक नीति, यानी उद्योग से संबंधित कुछ यहाँ पे क्या होगा, लक्ष्य होगा, उसे प्राप्त करने के लिए सरकार इस नीति को या पॉलिसी को समय समय पे क्या करती है, रिवाइव करती है, लाती है। तो इस तरह से अभी तक 4 नीति आया है उद्योग के कुछ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा। आप देख रहे होंगे जनवरी का ये न्यूज़पेपर है। जनवरी में दावोस में झारखंड के मुख्यमंत्री जानते हैं और वहाँ के जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसको यहाँ पे आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आइए, झारखंड में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन है, मानव संसाधन है, इसका यूज कीजिए और राज्य का भी विकास कीजिए और खुद का भी क्या कीजिए, विकास कीजिए। तो इंडस्ट्री आता है तो राज्य में को बहुत अलग अलग तरह से फायदा होता है। सबसे पहले तो उनको टैक्स मिलता है आने वाले समय में, ठीक है, वो शुरुआती में छूट देती है, लेकिन आने वाले समय में अगर प्रोडक्शन होगा, इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो उसको कहीं ना कहीं राज्य को भी टैक्स के माध्यम से या अलग अलग माध्यम से फायदा होगा और इस तरह से जीएसडीपी जो है वो बढ़ेगा, राज्य की आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय में हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिलता है। दूसरा चीज है कि कोई इंडस्ट्री अगर किसी राज्य में रखता है तो ये माना जाता है कि उस राज्य के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो वो उस राज्य के जो लोग बाहर काम करने के लिए जाते थे वो अब क्या करेंगे, अपने ही राज्य में काम करेंगे। हेल्थ है, एजुकेशन है, सैनिटेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब में इंप्रूवमेंट थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलता है यदि कोई इंडस्ट्री कहीं पे लगती है। ठीक है, इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि कोई इंडस्ट्री कहीं पे लग रहा है तो इन्वायरमेंट पे एक बुरा प्रभाव हमको देखने को मिलता है या कभी कभी कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है इन्वायरमेंट से। तो सरकार इस बात का भी प्रयास करती है कि इंडस्ट्री भी लगे और इन्वायरमेंट जो है वो भी दुष्प्रभावित ना हो या उसको भी किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। लेकिन हम लोग देखते हैं आए दिन यहाँ पे हम लोगों को सुनने को मिलता है कहीं ना कहीं जो है इंडस्ट्री लगने से यहाँ के इन्वायरमेंट में भी बहुत ज़्यादा क्या पड़ा है, बुरा प्रभाव पड़ा है। तो चलिए वो सब तो बैलेंस करके चलना ही है। अगर ये सोचिएगा कि इन्वायरमेंट जो है उसमें बुरा प्रभाव पड़ रहा है बोल के इंडस्ट्री कहीं लगाए ही नहीं या नया इंडस्ट्री लगाए ही नहीं तो देश डेवलप कैसे करेगा, राज्य डेवलप करने कैसे करेगा। हम लोगों को बस यही सोचना है या सरकार को यही सोचना है कि ऐसा हम क्या करें कि इन्वायरमेंट को भी किसी तरह का कोई नुकसान ना हो और हमारा ग्रोथ जो है वो भी ना रुके। एक बैलेंस अप्रोच लेके कैसे चले, इस पे सरकार को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, जो कि उसकी नीति में भी दिखाई देता है और वो चीज एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला पॉलिसी जो आया था 2001 में आया था। यहाँ पे जो भी आपको पॉलिसी हम बताएंगे वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से होगा। ये क्लास नोट्स में दे दिया गया है जो कि 550 पेज से ज्यादा का नोट्स है, वो आप जाके देखिएगा, 11 रुपया आप ऐप में दीजिएगा तो हर एक चीज आपको वहां पे मिल जाएगा। यहाँ पे हम बॉक्स बना दिए हैं जो जो इंपॉर्टेंट है, इससे आप थोड़ा बहुत खुद से भी पढ़ सकते हैं और जाके क्वेश्चन बनाइएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ क्या क्या सवाल बन सकता है। तो यहाँ जो भी कुछ है उसको आज हम पीपीटी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट 2016 और 2021 का जो औद्योगिक नीति है उसको हम डायरेक्ट उसी के जो मेन डॉक्यूमेंट है उससे आपको बताएंगे और वहां से सवाल भी करवाते चलेंगे ताकि पता चले कि इससे किस तरह के सवाल बनाए गए। सब में संभव नहीं है, कुछ को तो आपको खुद से थोड़ा बहुत टेस्ट देना ही पड़ेगा, कुछ कुछ हम यहाँ पे आपको करवा देंगे। तो चलिए इस नीति को समझने का प्रयास करते हैं 2001 की नीति को। तो नीति का जो उद्देश्य है वो क्या है, अभी आपको बताया गया कि कोई भी नीति या पॉलिसी लाया जाता है तो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही लाया जाता है। तो इस नीति का झारखंड पहली बार 2000 में बना था। 2000 में बनने के बाद 2001 में, 2000 के तो लास्ट में बना था, नवंबर में, 15 नवंबर में। अब 2001 आया और 2001 में हम कह सकते हैं पहली बार पॉलिसी देखने को मिलता है। तो आप समझिए नया नया राज्य बना है तो नया नया राज्य जो है कुछ तो उद्योग के क्षेत्र में आगे क्या करेगा,
ग्रोथ करेगा, इसके लिए वो पॉलिसी लाता है। तो क्या उद्देश्य था वो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो नए राज्य का क्या उद्देश्य होगा कि हमारे राज्य के जितने भी लोग हैं उसको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, रोजगार मिले, बाहर उसको जाना काम करने ना पड़े। तो इनका मुख्य उद्देश्य सबसे पहला था रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि करना। उद्योग यहाँ पे आएंगे, उद्योग लगेगा तो यहाँ के लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे। इससे हमारा राज्य का आय जो है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई काम करता है रहता है तो यहाँ की चीज़ों को यूज करेगा, यहाँ अपना इनकम जो है सरकार को टैक्स देके शेयर भी करेगा। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से फायदा होता है, हर एक तरीके से फायदा होता है यदि राज्य का लोग जो है वो राज्य में ही रहे। दूसरा चीज है प्रोडक्टिविटी। आप कोई भी चीज का प्रोडक्शन अगर दूसरे स्टेट में कर रहे हैं और वहां से लेके यहाँ पे आ रहे हैं तो उसका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। अगर खुद के राज्य में अगर प्रोडक्शन कीजिएगा और आप एक्सपोर्ट कीजिएगा तो इससे आपको क्या होगा, फायदा होगा। तो सरकार का दूसरा मुख्य उद्देश्य था औद्योगिकरण का या औद्योगिक नीति का कि यहाँ का कोई भी चीज का जो प्रोडक्शन है वो हम लोग बहुत से बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, चाहे वो स्टील का प्रोडक्शन है चाहे कोई दूसरे चीज का भी प्रोडक्शन हो। तो यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्रों को मजबूत कर उत्पादकता बढ़ाना। तो जो भी उद्योग है उसको हम लोग मजबूत करेंगे, स्ट्रांग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वहां से प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करने से हमेशा किसी भी राज्य को क्या होता है, फायदा होता है। या अगर देश भी कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको फायदा होगा। आप कोई चीज बेचिएगा तो आपको फायदा होगा ना, खरीदिएगा तो नुकसान होगा, क्योंकि खरीदने के लिए आपको खुद का पैसा देना होगा। बेचिएगा तो आपको दूसरे जगह से पैसा क्या होगा, मिलेगा। तो हमेशा एक्सपोर्ट जो होना चाहिए वो किसी भी देश का या राज्य का ज्यादा होना चाहिए और इंपोर्ट कम होना चाहिए। मतलब जितना आवश्यकता है उनमें से ज्यादातर चीजों का अगर हम खुद उत्पादन करेंगे तो हमारा पैसा जो है वो बाहर नहीं जाएगा, और ज्यादातर चीजों को अगर खरीदेंगे तो हमारा पैसा बाहर जाएगा और चीजों को हम खरीद के लाएंगे तो इससे हमको क्या होगा, नुकसान होगा। इसीलिए हम लोग प्रयास करेंगे कोई भी चीज का प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का। दूसरा चीज है अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा। झारखंड के उद्योगों को वैश्विक स्तर के लिए तैयार करना। यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि हम जो है नेशनल लेवल पे इसका क्या करेंगे, कंपटीशन तय करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे। हम बोल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही ऊंचे लक्ष्य जो है उस समय रखे गए थे। बोला था हमारा कंपटीशन जो है वो वैश्विक स्तर से है। विश्व के जो भी बड़े बड़े प्लांट है या प्रोडक्शन किए जाते हैं उद्योग के द्वारा, उससे हम कंपेयर करेंगे और अपना प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाएंगे और उससे कंपटीशन करके ग्लोबल मार्केट में अपना एक जगह बनाएंगे। और इसीलिए देखिए अभी दावोस में जा रहे हैं तो यही ना कहेंगे कि जो चीज आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा है वो चीज हम आपको भारत के इस छोटे से राज्य झारखंड में देने का प्रयास करेंगे और इसको यूज कीजिए और विश्व स्तर पे भी आप ग्रो कीजिए और हमारे राज्य को भी क्या कीजिए, ग्रोथ में शामिल कीजिए। तो इस तरह से ये चीज है। अब यहाँ पे अगर आपको किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाना है जो उद्योग के मालिक है, कोई भी इंडस्ट्री लगाएगा तो उसका कुछ तो मालिक होगा, कोई तो मालिक होगा। तो वो कहीं इंडस्ट्री लगा रहा है तो वो प्रॉफिट के लिए ही लगाएगा। तो यहाँ पे आप उसको क्या दीजिएगा, आप आकर्षक छूट दीजिएगा कि आइए आपको 5 साल के लिए, शुरुआती 5 साल के लिए कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा, लिया जाएगा आपसे। तो ये एक तरह का क्या हो गया, छूट हो गया। आपको बिजली हम मुफ्त में देंगे, ये एक तरह का छूट हो गया। आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं किया जाएगा, लैंड वगैरह जो भी है एक्विजिशन वो हम बहुत आसान तरीके से आपको करवा देंगे, ये भी एक तरह का क्या हुआ, छूट हुआ। मतलब हम आपको सुविधा दे रहे हैं कि आइए हमारे राज्य में और आराम से आके यहाँ पे उद्योग को लगाइए। अनुदान देंगे, हम अगर सहायता का जरूरत होगा तो सहायता भी आपको दे सकते हैं। अगर आपका 100 करोड़ का खर्च है, आपके पास 70-80 करोड़ है तो 30-40 करोड़ हम आपको देंगे। यहाँ पे इन्वेस्ट आप आके कीजिए, 4 साल 5 साल के बाद हमारे पैसा को इंटरेस्ट के साथ आप वापस कर दीजिएगा। तो कभी अनुदान भी दिया जाएगा और कभी आर्थिक सहायता भी आपको किया जाएगा। कुछ ऐसे पैसे हो सकता है कि आपको कहेगा ठीक है आप 80 करोड़ लगा रहे हैं तो हम 20 करोड़ आपको ऐसे ही दे देते हैं। आपको वो पैसा वापस भी नहीं करना होगा, क्योंकि जान रही है सरकार अगर ये उद्योग जो है यहाँ पे ग्रो करेगी तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और कहीं ना कहीं ये इनकम जनरेट करेगी तो उससे हमको टैक्स तो मिलेगा ही। 20 करोड़ आज हम दिए हैं, कल को हमको 200 करोड़ का यहाँ पे क्या होगा, फायदा होगा। इसलिए कभी कभी अनुदान भी दे देती है और कभी आर्थिक सहायता भी देती है। तो ये इनका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। चलिए ये चीज देख लिए। अब मुख्य रणनीति और संसाधन जो है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि क्या रणनीति होना चाहिए किसी भी उद्योग को डेवलप करने के लिए किसी स्टेट में। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे बोला गया है थ्रस्ट जोन और थ्रस्ट एरिया पर विशेष पहचान करना। तो थ्रस्ट जोन का पहचान करना ये हमारा रणनीति है। जैसे होता है ना कि
कोई एग्जाम पास करने का आप रणनीति क्या करते हैं, तय करते हैं कि कैसे हमको एग्जाम को तैयारी करना है, एग्जाम का तैयारी करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, ये आपका रणनीति होता है। हर एक स्टूडेंट का रणनीति अलग अलग हो सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम जो है औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उद्योग को यहाँ लाना चाहते हैं और यहाँ के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा रणनीति अपनाएंगे। तो बोला जाता है थ्रस्ट जोन को हम क्या करेंगे, पहचानने का प्रयास करेंगे। थ्रस्ट जोन मतलब क्या होता है कि किसी एक एरिया को आप पहचानिए, उसको आप फोकस कीजिए, उसके साथ साथ आप पता चलेगा कि 2-3 जो उससे संबंधित चीज है वो भी धीरे धीरे क्या करने लग जाएगा, ग्रो करने लग जाएगा। तो इस तरह से थ्रस्ट जोन को यहाँ पे पहचानना है, ये चीज बोला गया। अधिकतम पूंजी निवेश हम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। किसमें करेंगे, एग्रीकल्चर में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि जानते हैं ज्यादातर लोग जो है वो कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तो ऐसा हम कुछ काम करेंगे जिससे कृषि कार्य में लगे हुए लोगों को भी क्या हो, फायदा हो। खनन में हम करेंगे, यहाँ पे खनन की बहुत सारी क्या है, संभावनाएं हैं। तो खनन में हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम किस पे करेंगे, मानव संसाधन पे, क्योंकि कहा जाता है सबसे मुख्य जो संसाधन है प्राकृतिक संसाधन में वो है मानव संसाधन। अगर मानव संसाधन, मानव या हम कह सकते हैं जो यहाँ के लोग हैं, अगर उसका एजुकेशन अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा, तो वो आगे चल के कहीं ना कहीं जो है राज्य के आय में या राज्य के जो ग्रोथ है उसमें वो क्या करेगा, डेवलपमेंट में अपना योगदान देगा। अगर कोई मानव संसाधन वो पढ़ता ही नहीं है, जुआ खेल रहा है, इधर उधर खेल रहा है, बेरोजगार पड़ा हुआ है, तो वो तो राज्य के लिए एक बोझ बन जाएगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर कोई प्रोडक्शन करता है, आगे चल के वो इतना डेवलप हो जाता है कि वो कहीं इंडस्ट्री लगा देता है या किसी इंडस्ट्री के बड़े बड़े क्या करता है, डिसीजन लेता है, बड़े बड़े पदों पर वो आके आसीन हो जाता है और उस इंडस्ट्री को आगे लेके चलता है, तो वो एक तरह का क्या हो गया, आपका मानव संसाधन हो गया। अगर उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, उसके एजुकेशन पे, हेल्थ पे या और भी दूसरे चीजों पे, जिससे वो राज्य को आगे लेके चले, तो हमें आगे जाके क्या होगा, फायदा होगा। तो ये चीज था इनका रणनीति। दूसरा चीज है बुनियादी ढांचा और क्षेत्रीय संतुलन। आप देखिएगा शुरुआती समय में न यहाँ पे रोड थी, न रेल था, आपको उतना ज्यादा जितना अभी आपको देखने को मिलेगा, न इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे सुविधा था, न सैनिटेशन का था, न हॉस्पिटल के उतने सुविधा थे, न एजुकेशन के लिए कोई बहुत बड़ा उस समय 2001 के अभी और 2001 का तुलना करें तो बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूलों की संख्या, ये सब अगर तुलना करेंगे तो उस समय बहुत कम थे और अभी उस समय के तुलना में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है कि हम बुनियादी जो ढांचा है, रोड है, जो हाईवे है, वो सब हम लोग क्या करेंगे, बेहतर से बेहतर करेंगे, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, बिजली जो है हम वो चीज देंगे। तो हर एक चीज, डैम वगैरह बना के आपको क्या करेंगे, हम देने का प्रयास करेंगे। और दूसरा चीज है संतुलन हम बना के रखेंगे। ऐसा ना हो कि झारखंड का एक एरिया जैसे जमशेदपुर जैसा एरिया, धनबाद जैसा एरिया डेवलप हो जाए और सिमडेगा, गुमला जैसा एरिया, लोहरदगा जैसा एरिया जो है वो बैकवर्ड ही रहे। ऐसा नहीं होगा। गोड्डा हो गया, इस तरह का इलाका जो है वो पिछड़ा ना रह जाए, ये चीज का भी हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और ये चीज को भी यहाँ पे औद्योगिक नीति में ध्यान में रखा गया। आधुनिक प्रौद्योगिकी व मूलभूत अधिसंरचना पे यहाँ पे क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। सबसे पहले दिनों दिन जो है टेक्नोलॉजी जो है वो इंप्रूव हो रहा है, तो एक नया से नया टेक्नोलॉजी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। आप देख रहे हैं अगर पुराने टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो होता है इन्वायरमेंट में दुष्प्रभाव, तो वो चीज से बचने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है नए नए हम लोग तकनीक का प्रयोग करेंगे, इससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और हो सकता है इन्वायरमेंट में जो ज्यादा दुष्प्रभाव पहले पड़ रहा था वो दुष्प्रभाव भी क्या हो, कम हो। दूसरा चीज है मूलभूत अधिसंरचना, मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चीज को भी हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और आपको बताया गया संतुलित क्षेत्रीय विकास, मतलब ऐसा ना हो कि झारखंड का एक क्षेत्र विकसित हो जाए और दूसरा क्षेत्र पिछड़ा ही रह जाए। तो संतुलित होना चाहिए, सब बराबर रूप से क्या होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। और इसके लिए हम किन लोगों को यहाँ पे शामिल करने का प्रयास करेंगे, तो निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनिवार्य यहाँ पे हम करेंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल बनाइएगा तो इन सबसे पता चलेगा कि कैसे सवाल पूछा जाएगा। आप एक बार वीडियो को देख लीजिए और सवाल जरूर बनाइएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि आखिर इससे सवाल कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है निजी क्षेत्र को इसमें जरूर से जरूर जोड़ा जाएगा, क्योंकि सरकार कितना इंडस्ट्री को आगे लेके चल सकती है। अगर सरकार खुद इंडस्ट्री लगाने लग जाए एचईसी के जैसा, या उसको रेगुलेट करने लग जाए, उस खुद काम करने लग जाए, तो थोड़ा दिक्कत होगा। इसीलिए प्राइवेट लोगों को या प्राइवेट इंडस्ट्री को ये क्या करती है, आकर्षित करती है और बोलती है कि आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे उद्योग को लगाइए। तो इस तरह से यहाँ पे किसे शामिल करने का बात किया गया, तो निजी लोगों को।
उसके बाद अब यहाँ पे बोला गया कि हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे, अपने जो भी नीति नियम है उसमें सुधार करेंगे। प्रशासनिक सुधार में आप देखिए, कहीं इंडस्ट्री लगाना है, जमीन नहीं मिल रहा है, या पेपर जो क्लियरेंस ही नहीं हो रहा है, सचिवालय में एक जगह अटका हुआ है, एक टेबल से दूसरा टेबल जा ही नहीं रहा है। आप कहीं से 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, आपके पास 50 करोड़ था, तो आप क्या किए हैं, 50 करोड़ लोन में लेके आए हैं। और अगर किसी इंडस्ट्री को लगाने में देरी होगा, कोई चीज आप कोई उद्योग लगा रहे हैं, वो लगाने में देरी होगा, तो 50 करोड़ आप जिस दिन लाए हैं उसी दिन से आपका ब्याज क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो अगर 1 साल उस इंडस्ट्री को लगाने में टाइम लगना था और वहां पे अगर 10 साल लग जाता है, तो 10 साल तो आप ब्याज ही देते, बिना मतलब का प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है, फालतू का क्या कर रहे हैं, ब्याज कर दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। तो अगर आपका कोई उद्योग है जो 1 साल में बन जाना चाहिए या लग जाना चाहिए, तो 1 साल में ही उसको बनाने का सरकार क्या करेगी, प्रयास करेगी कि किसी तरह का कोई प्रशासनिक जो है असुविधा जो है आपको ना हो, कोई भी पेपर वर्क में किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, ताकि आप जो उधारी में पैसा लेके आए हैं उसका ब्याज जो है वो अपने उद्योग में प्रोडक्शन करके दीजिए, ना कि फिर से कहीं ना पैसा उठाइए और ब्याज देते रहिए। आपका उद्योग लगेगा तब ना प्रोडक्शन कीजिएगा, फिर उसको बेचिएगा, उससे जो प्रॉफिट होगा उसको, उससे आप अपना ब्याज और मूलधन क्या कीजिएगा, लौटाइएगा। अब पता चला उद्योग ही नहीं लगा और पैसा लेके आ गए हैं, अब पैसा दे तो दे कहाँ से। और ये सरकार वाला लोग तो पेपर ही क्लियर नहीं कर रहा है, पता नहीं कि ये लोग कब क्लियर करेगा। तो इसीलिए प्रशासनिक सुविधाओं सुधार किया जाएगा, प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा, पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासनिक सुधार बनाया जाएंगी। ऐसा नहीं है कि इतना पैसा देगा भैया तो पेपर आगे बढ़ेगा, नहीं तो पेपर आगे नहीं बढ़ेगा। कभी इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलेगा, कभी जमीन का अधिग्रहण ठीक से नहीं हो रहा है, जब क्या नहीं हो रहा है, कभी वो नहीं हो रहा है, कभी ये नहीं हो रहा है। ऐसा यहाँ पे सरकार नहीं करेगी, संवेदनशील रहेगी कि ठीक है आप उद्योग लगाने आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम आपको सरकारी बाबू जैसा परेशान करते रहेंगे। सरकारी बाबू जो है वो आपको अच्छे से क्या करेगी, ट्रीट करेगी, आपको परेशान नहीं करेगी। ऐसा सरकार का उद्देश्य था इस नीति में। दूसरा चीज है एक्सपोर्ट, निर्यात को हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। हम शुरुआत समय से ही बताते आ रहे हैं कि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो कोई भी राज्य अगर एक्सपोर्ट करता है या कोई व्यक्ति भी एक्सपोर्ट करता है या कोई देश भी एक्सपोर्ट करता है, तो वो बेनिफिट में रहता है, उसको फायदा होता है। क्योंकि कोई चीज अगर आप बेचिएगा तो उससे आपको इनकम जनरेट होगा, और कोई चीज खरीदिएगा तो आपका इनकम उससे क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो इस तरह से झारखंड की मजबूत स्थिति वाली सामग्रियों को, निर्यात को सीधा प्रोत्साहन। तो जिस भी चीज में हम क्या है, टॉप में आए हैं, चाहे वो लोहा में हो, चाहे वो कोयला में हो, चाहे अब्रक में हो, चाहे यूरेनियम में हो, हर एक चीज जिसमें हम टॉप में आते हैं, रेशम जो है, तसर है, ला है, हर एक चीज जिसमें हम टॉप में आते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, निर्यात करना है। इससे सरकार को क्या होगा, फायदा होगा, या राज्य को फायदा होगा। पुनरुत्थान, तो जो भी पुनरुत्थान मतलब क्या है, फिर से किसी चीज को जीवित करना। जो पहले ठीक ठाक चल रहा था, बीच में उसका स्थिति खराब हो गया, तो उसको हमें फिर से क्या करना है, रिवाइव करना है, उसको वापस जो है वो कार्य करने लायक बनाना है। तो राज्य की जो रुग्ण औद्योगिक इकाइयां हैं उसके जांच कर उन्हें पुनर्जीवित करना। रुग्ण मतलब होता है सिक। कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई ऐसा यूनिट है जो प्रोडक्शन अभी नहीं कर पा रहा है, तो उसको रिवाइव करना, उसको जो भी सुविधा देना है सुविधा दीजिए, और उसको इस तरह से बनाइए कि फिर से उसका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी जो है उसका बढ़ जाए। तो ये जो है, ये भी एक उद्देश्य है इस नीति का। हम बार बार कर रहे हैं, जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाइएगा पता नहीं चलेगा। ये उसी डॉक्यूमेंट से लिखा हुआ है, ज्यादा फैक्ट आपको यहाँ पे नंबर्स नहीं मिलेगा, नंबर्स के पीछे भागना भी नहीं है, क्योंकि ये 2001 का नीति है, तो यहाँ पे नंबर्स आपको कम ही मिलेंगे। 2016 से आपको नंबर्स जो है, फैक्ट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। यहाँ कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना, और ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आगे भी आपको काम देगा। अब सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, मतलब हम लोग जो है ये चीज को भी ध्यान रखेंगे कि उद्योग के क्षेत्र में हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि किसी एक समाज पे ज्यादा फोकस हो जाए, और जो पिछड़ा हुआ समाज है, हम लोग जानते हैं झारखंड आदिवासियों के मतलब हम कह सकते हैं योगदान से झारखंड राज्य का क्या होता है, निर्माण होता है। आदिवासी के साथ साधारण भी थे, लेकिन यहाँ झारखंड मतलब आदिवासियों का राज्य जो है वो जाना जाता है। प्रमुख रूप से यहाँ पे आदिवासी रहते हैं, 26%, उस समय तो ज़्यादा ही थे, तो 26% अभी भी आपको देखने को मिलते हैं आदिवासी। तो उनकी
बारे में भी सरकार क्या करती है, सोचती है। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री लगाना है, जंगल साफ कर देंगे और वहां से जो भी आदिवासी है उसको हटा देंगे, उनका जीवन जाए भाड़ में, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। सरकार ऐसा नहीं सोचती है, उनके जीवन को भी क्या करती है, वो देखती है और उनके जीवन या हम कह सकते हैं उनके भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है इंप्रूव करने का सरकार प्रयास करेगी। तो यहाँ पे सरकार का क्या प्राथमिकता होता है, एसटी, एससी और कमजोर वर्ग जो है उसको कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से उनको भी क्या हो, फायदा हो, महिलाओं को फायदा हो, जो विकलांग है उनको फायदा हो और उद्यमशीलता का क्या हो, धीरे धीरे क्या हो, विकास हो। मतलब हम जो है केवल दूसरे पे डिपेंड ना रहे, हम इस तरह से अपने आप को, इसीलिए बोला गया ना कि ह्यूमन रिसोर्स पे भी सरकार क्या करती है, काम करती है। अगर हमको इस तरह से शिक्षा दिया गया कि हम खुद से अपना एक क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, तो क्या होगा, सरकार को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और बाहर से लोगों को बुलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि राज्य में ही ऐसे अच्छे अच्छे उनको क्या मिल जाएंगे, ह्यूमन मिल जाएंगे या हम कह सकते हैं इंसान मिल जाएंगे जो इस लेवल के हैं कि वो खुद से क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, बस उसको थोड़ा बहुत आर्थिक सहायता देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये चीज आप याद रखिएगा, ये सरकार की क्या थी, प्राथमिकताएं थी। मतलब सामाजिक न्याय को औद्योगिकरण के दौरान हम जैसे बोले ना कि इन्वायरमेंट पे, सामाजिक न्याय पे, इन सब पे भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा औद्योगिकरण से कुछ लोगों को तो फायदा हो गया, बाकी लोगों को नुकसान हो गया। पारंपरिक व्यवसाय और शिल्पकार पर क्या सरकार का फोकस था। हम लोग जानते हैं बहुत सारे झारखंड के ऐसे लोग हैं जो परंपरा से काम कुछ करते आ रहे हैं, जैसे टोकरी होना या छोटे छोटे जो लघु उद्योग है ना, वो परंपरा से वो लोग करते आ रहे हैं। तो उनकी परंपरागत जो कार्य हैं उसको कैसे नेशनल लेवल पे लेके जाएं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और उनकी जो चीज है उनको भी क्या करें, हम निर्यात करें। अभी देखिए JSLPS के द्वारा इस तरह से काम किया जा रहा है, प्लास ब्रांड बनाया गया है और जो लोकल प्रोडक्शन हो रहा है उसको नेशनल लेवल पे बेचा जा रहा है। तो सबसे पहले पहचान यहाँ पे बताया गया है कि पारंपरिक व्यवसायों वाले सघन क्षेत्रों की पहचान करेंगे, क्योंकि कोई परंपरा से चलते आ रहा है कोई व्यवसाय है तो किस क्षेत्र में वो व्यवसाय ज्यादा किया जाता है, वो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहचान करेंगे। फिर उनको क्या करेंगे, क्योंकि परंपरागत रूप से वो करते आ रहे हैं तो नया टेक्नोलॉजी का हो सकता है वो यूज नहीं कर रहे होंगे तो उतना उसका प्रोडक्टिविटी नहीं दिख रहा होगा, तो हम उसको ट्रेनिंग देंगे कि आप जो काम कर रहे हैं वही काम को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बस तरीका थोड़ा सा क्या करना होगा, बदलना होगा। अगर कुछ उन्नत डिजाइन देना है तो डिजाइन करेंगे, अगर कुछ तकनीकी नया टेक्नोलॉजी आया है तो उसका भी हम उसको सुविधा देंगे तो प्रोडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये है विपणन सहयोग। अब सब चीज जो है आप बना लिए, अच्छा बेहतर चीज बना लिए, अब उसका मार्केटिंग आप कैसे कीजिएगा, आप बेचिएगा नहीं तो आपको फायदा नहीं होगा। तो विपणन मार्केटिंग के लिए भी सरकार सहयोग करेगी, शिल्प ग्राम और शिल्प बाजार की स्थापना करेगी। तो शिल्प ग्राम है ना, मतलब कोई एक चीज अगर कहीं मूर्ति ही बनाया जा रहा है तो शिल्प ग्राम बना दिया गया, उसको सुविधा दिया गया और शिल्प बाजार बनाया गया जिसमें उस चीजों को क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। जैसे झारक्राफ्ट वगैरह आप देखे होंगे, तो ये सब क्यों बनाया गया, ये सब इसीलिए बनाया गया क्योंकि जो लोकल हम कह सकते हैं जो ये था व्यवसाय है वो नेशनल लेवल पे जाए और वो अपना पारंपरिक व्यवसाय भी ना छोड़े और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाए और उसको नेशनल लेवल पे हम लेके जाएं। हम जो लोकल लोग हैं उसका कमाई में भी क्या हो, इंप्रूवमेंट देखने को मिले। अब कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्या की थी, बागवानी उत्पादन में देखिएगा फल, सब्जी और मसाले, है ना। यहाँ पे बोला गया फूड प्रसंस्करण उद्योग। अभी आप देख रहे होंगे, अगर आप गांव घर से होंगे तो पता चल रहा होगा, जो मकई का उत्पादन होता है, मकई के उत्पादन के लिए हो जाता है तो मिनिमम 10 रुपये किलो, 11 रुपये किलो जो है मदर डेयरी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, वहां पे दे देते हैं। तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। तो इससे क्या होता है, फायदा होता है क्योंकि उसका क्या किया जा रहा है, प्रोसेसिंग किया जा रहा है और अलग अलग जगह में भेजा जा रहा है। तो किसान को कम से कम इतना तसल्ली रहता है कि मार्केट में 10 रुपए से कम हम इस चीज को नहीं बेचेंगे। तो इसी तरह से दूसरे जो फसल है, अगर उस फसल को भी दिमाग में किसान की ये रहे कि 10 रुपए से कम इसको नहीं बेचेंगे तो वो जो है बिना किसी चिंता फिक्र के कोई भी खेती क्या करेगा। लेकिन दूसरे फसल में ज्यादातर आप देखिएगा तो क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता है। अगर टमाटर 2 रुपये किलो हो गया तो बाजार में या तो फेंको नहीं तो खेत में छोड़ दो। खीरा अगर 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो हो जाएगा तो या तो खेत में ही छोड़ दो और लाके मतलब खेत से अगर लाके बाजार में बेचते हैं तो और नुकसान होगा। पहले 100 का नुकसान था, बाजार में लाने और तोड़ने और बेचने के दौरान और 20 रुपए का खर्चा हो गया तो 120 का नुकसान होगा। तो इस तरह से यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट सरकार बनाएगी, इससे क्या होगा, किसानों को भी फायदा होगा। तो ये चीज जो है यहाँ पे बताया गया है। इन उद्योगों के विकास हेतु विशेष अधिसंरचना जो है वो मुहैया करवाएगी। अब उसके बाद है औद्योगिक पार्क के बारे में दिया गया है कि कुछ
विशेषीकृत औद्योगिक पार्क का हम लोग क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और ये चीज जो है आपको 16 और 21 में भी देखने को मिलेगा। अभी बहुत सारे औद्योगिक पार्क का डेवलपमेंट किया जा चुका है। तो 2001 का समय था, तो वहां पे बोला गया था कि हम इस तरह के पार्क का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब पार्क आप जाइएगा तो देखते हैं ना कि वहां पे मनोरंजन के या खेलने कूदने के बहुत सारे क्या होते हैं, सुविधाएं होते हैं। तो औद्योगिक पार्क यानी उद्योग का ये क्या है, पार्क है। तो कोई एक उद्योग लगा है, उसके तो अगल बगल में क्या होता है, उससे संबंधित जो छोटे छोटे यूनिट है उससे संबंधित क्या लगते हैं, उद्योग लगते हैं। जैसे कि मान के चलिए टाटा मान के चलिए क्या करती है, गाड़ी बना रही है। गाड़ी बना रही है तो बगल में वहीं पे एक इंडस्ट्री जो बैठेगा, वो सीट बनाने वाला बैठेगा, कोई टायर बनाने वाला वहां पे हो जाएगा, कोई हॉर्न जो लगता है वो बनाने वाला होगा, या उससे संबंधित, गाड़ी से संबंधित और भी जो दूसरे चीज है जो कि टाटा नहीं बना रही है, वो चीज को वो लोग बनाएंगे। और इस तरह से एक क्या बन जाएगा, पार्क बन जाएगा। और इस तरह से जो गाड़ी है उसके जो पार्ट्स है उसको लाने के लिए हमको दूसरे जगह नहीं जाना है। मेन पार्ट्स तो मेन कंपनी बना रही है, लेकिन उससे रिलेटेड जो पार्ट्स है वो छोटे छोटे कंपनी वहां पे जो बैठे हैं या उद्योग बैठे हैं वो लोग बना रहे हैं, वहां से वो ला रही है और असेंबल करके फिर क्या कर रही है, बेच रही है। तो इस तरह से यहाँ पे औद्योगिक पार्क है, प्लास्टिक पार्क है, तसर है, रसायन है, जैव तकनीक है, इलेक्ट्रिक है, ये सब अभी जो होगा उसको आप याद रखिएगा। बस इतना याद रखिएगा, औद्योगिक पार्क में एक उद्योग से संबंधित कई सारे जो छोटे छोटे यूनिट है वो क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ऊर्जा और उपभोक्ता का उद्योग, तो ऊर्जा नीति, बिना ऊर्जा के कोई उद्योग चल सकता है, नहीं चलता है। बिजली अगर नहीं मिलेगा तो कहां से कोई भी चलेगा। तो लघु ऊर्जा उत्पादन पर विशेष जो, लोगों को भी तो चाहिए बिजली, 24 घंटा अगर मिले तो हर लोग अलग अलग तरीके से उनको फायदा होगा। निजी क्षेत्रों के सहयोग से गैर पारंपरिक ऊर्जा का विकास, और हम लोग ये भी जानते हैं लिमिटेशन जो है कोयला और जो पेट्रोलियम संसाधन है वो क्या है, लिमिटेड है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख के करना है कि कुछ गैर परंपरागत ऐसे चीजों का हम प्रयोग करेंगे जो आने वाले दिनों में समाप्त ना हो। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या इस तरह के और भी जो दूसरे ऊर्जा है उस चीज का हम प्रयोग करें और ऊर्जा का क्या करें, प्रोडक्शन करें। उत्पादन प्रोत्साहन हेतु यहाँ पे करेंगे कि औषधि का उत्पादन को हम करें, चर्म है, हैंडलूम है, हस्तशिल्प है, खादी उद्योग है, प्लास्टिक और जड़ी बूटी का उत्पादन हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और इसको भी क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ये सब सारा चीज यहाँ पे बताया गया था। अनुसंधान, नवाचार और निगरानी, तो कोई भी चीज में हम लोग क्या करेंगे, अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करेंगे तब तो पता चलेगा कि इसका प्रोडक्टिविटी और कैसे बढ़ाया जा सकता है। या हम अभी जो ये उद्योग लगा है तो इससे नुकसान अभी इन्वायरमेंट को हो रहा है, तो और इसमें क्या हम क्या करें, नया टेक्नोलॉजी लाए जिससे इन्वायरमेंट को कम नुकसान हो। तो ये सब किससे पता चलेगा, रिसर्च से पता चलेगा। नयाचार, इनोवेशन हम करेंगे, नया नई चीज जो है इनोवेट करेंगे। और उसके बाद निगरानी भी करेंगे कि काम जिस तरह से चलना था उसी तरह से सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक ना। तो मूल्यांकन, निरीक्षण और मूल्यांकन तंत्र को संस्थागत बनाना, सरकार बहुत सारी छूट देती है, जमीन देती है, तो निगरानी एक तंत्र होना चाहिए कि जो जमीन आपको दिया गया है वो जमीन आप उसी तरह से यूज कर रहे हैं कि किसी दूसरे तरीके से यूज कर रहे हैं। नहीं तो पता चला उद्योग के लिए और वहां रिसोर्ट बना के आप क्या है, मजा कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इनोवेशन, नवाचार, उत्पादन बढ़ाने हेतु अनुसंधान और उच्च प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे और नया नया चीजों को इनोवेट करेंगे ताकि जो है टेक्नोलॉजी इंप्रूव होते रहे। त्वरित कार्रवाई, रुग्ण औद्योगिक उद्योग की समय रहते पहचान और जांच, मतलब जो भी सिक है, बीमार हो गया उद्योग है, उसको हम लोग तुरंत पहचानेंगे और समय रहते ही उसको वापस उपचार करके अच्छा बेहतर बनाने का। जैसे बीमार है, कोई बीमार व्यक्ति है तो बीमार व्यक्ति का इलाज करेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा, और छोड़ देंगे वैसा ही तो हो सकता है वो और भी ज्यादा बीमार हो जाए और वो मर भी जाए। तो इसीलिए यहाँ पे उद्योग को भी बोला जा रहा है कि कोई भी बीमार उद्योग है, रुग्ण औद्योगिक है, तो उसको हम उपचार करेंगे, जो भी उसको सहायता चाहिए वो सहायता देंगे और इस तरह से बनाएंगे कि फिर से उसका प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ जाए। निगरानी तंत्र जो है, जिला स्तर पर सब निगरानी तंत्र भी होना चाहिए जो ये देखे कि ये लोग जो है जिस काम के लिए आया था वही काम कर रहा है कि नहीं। अब कुछ जो है यहाँ पे स्लाइड में नहीं था लेकिन यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो वो चीज़ है डॉक्यूमेंट से यहाँ पे हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि स्टेट जो है वो 3 इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी उस समय था, अभी 4 है। और इस बार ये भी पूछा गया था, बहुत आसान सवाल था। अब उसका आदित्यपुर, बोकारो और रांची जो है हेडक्वार्टर है ये बताया गया है। और बियाडा जो है किसका, बियाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको पूछा भी गया था, बोकारो में गया था। तो इस तरह से हम बोले भी थे कि अगर आप इस चीज को पढ़े हुए रहते तो आप ये जानने का प्रयास, या
अभी तो सभी नीति पढ़िएगा तो उसमें पता चल भी जाएगा, या अगर भूगोल में भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बताया जाता है, तो वहाँ पे भी आप इस चीज को क्या किए होंगे, पढ़े होंगे। तो ये 2001 के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब इनका काम क्या होता है कि ये जो नाम है इंडस्ट्रियल एरिया, देखिए इसका नाम को ही पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक ऐसा प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, जो इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट के लिए क्या है, ये काम करता है। तो इस तरह से यहाँ पे है ना। कोई इंडस्ट्री है तो ऐसा ना हो, हम बार बार कह रहे हैं ना कि वहाँ के लोगों को विस्थापित कर दिया जाए और बाहरी लोगों को वहाँ पे बसा दिया जाए, तो इससे क्या होगा, फिर यहाँ के लोगों को फ़ायदा ही नहीं मिलेगा, तो क्या फ़ायदा हुआ इंडस्ट्री लगने का। तो ये चीज़ को ध्यान दिया जाएगा कि कैसे वहाँ पे डेवलपमेंट हो, रोड बन रहा है कि नहीं, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल बन रहे हैं कि नहीं, एजुकेशन वहाँ जो काम कर रहे हैं उनके बच्चे को पढ़ने के लिए अच्छा एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं, सैनिटेशन का क्या है ना। तो ये सब सारा चीज़ जो है ये लोग क्या करते हैं, देखा जाता है। एक्विजिशन ऑफ लैंड ये देखते हैं कि कैसे भूमि का क्या करना है, अधिग्रहण करना है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जैसे रोड है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो बेहतर होना चाहिए। पार्क है, उद्योग है, तो उद्योग हम लोग जानते हैं उससे इन्वायरमेंट को तो नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है, कम पहुंचे ज़्यादा पहुंचे ये अलग बात है। तो वहाँ जो है सघन एरिया भी बन जाता है, तो लोग आए शाम को अच्छे से पेड़ पौधे जहाँ पे रहे वहाँ पे अपना समय बिता रहे, तो इस तरह के लिए पार्क रहना जरूरी है। अब देखे होंगे जमशेदपुर गए होंगे तो वहाँ पे आप देखे होंगे जुबली पार्क, तो इंडस्ट्री जो है तो एक पार्क भी बनाया गया और वो फ्री है, कोई भी जाता है बैठता है, तो वहाँ पे पैसा भी नहीं लेता है। वाटर सप्लाई आपका बेहतर होना चाहिए, पब्लिक यूटिलिटी एक्सेट्रा पर ये लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे बोला गया है। आगे लक्ष्य ये लोग रखे थे, सवाल भी इससे बनाए हैं कि क्या क्या, यहाँ से सवाल बहुत बनेगा, बस आप जो टेस्ट है वो देखिएगा तभी पता चलेगा। तो डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें एटलीस्ट 2 इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट करने का उस समय लक्ष्य रखा गया था, एक डिस्ट्रिक्ट में 2 ये लक्ष्य रखा गया था। पूछा जाएगा 2001 में क्या लक्ष्य रखा गया था। फिर है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, जो है इंडस्ट्रियल एरिया को हम लोग देंगे, इंटरनेशनल लेवल का फैसिलिटी देंगे ये लोग, है ना। ये चीज का क्या रखा था, लक्ष्य रखा था। अब देखिए कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ है कि नहीं प्राप्त हुआ है। उसके बाद एक फैक्चुअल डाटा यहाँ पे देखिए बताया गया है कि कोई भी इंडस्ट्री लगेगा तो इंडस्ट्री को लगाने के लिए जमीन चाहिए, तो जमीन जो है वो एक लैंड बैंक बनेगा, यानी कि जैसे कि पैसा का बैंक होता है ना, उसी तरह से भूमि का बैंक होता है, भूमि बैंक, जिसमें आपको भूमि अलॉट किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे बोला गया आपको 30 साल के लीज के में कोई जमीन जो है वो दिया जाएगा, और ये जो है रिन्यूअल भी होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 30 साल के बाद रिन्यूअल नहीं होगा, नहीं तो पता चला कोई इंडस्ट्री आप लगाए और उसके बाद 30 साल में डेवलप हो गया, बोलेगा कि यहाँ से जमीन, इस जमीन से आप हटाओ दूसरा जमीन लगाओ, ऐसा नहीं होगा। अगर डेवलप कर गए तो रिन्यूअल होगा, डेवलप नहीं कर पाए या किसी तरह से बंद हो गया तो 30 साल में वो खत्म हो जाएगा। दूसरा चीज है कि यहाँ पे आपको लीज में दिया जाएगा तो पैसा भी होगा, तो पैसा जो लगान तय किया जाएगा उस भूमि का लीज जो है उसमें रेंट जो भी तय किया जाएगा वो 10 साल तक बढ़ेगा नहीं। अगर वहाँ पे आप 5 लाख रुपया उस जमीन का दे रहे हैं तो अगला 10 साल तक 5 लाख से ज्यादा वो नहीं करेगा। ये चीज यहाँ पे है, 10 साल के बाद ही रिवाइज उसका किया जाएगा। तो ये सब चीज जो है यहाँ पे दिया गया है। इस चीज को आप थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा, खुद से भी देखने का प्रयास कीजिएगा। अब लैंड बैंक जो बनाया जाएगा वो किस लेवल पे बनाया जाएगा, ये भी सवाल पूछा जाएगा। लैंड बैंक एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर पे भूमि बैंक बनाए जाएंगे, राज्य स्तर पे बनाए जाएंगे। क्या लक्ष्य था, स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट ए लैंड बैंक एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू मेक अवेलेबल द रिक्वायर्ड लैंड टू इंटेंडिंग क्या है, एंटरप्रेन्योर्स टू ओवरकम द डिले इन लैंड एक्विजिशन। मतलब किसी तरह का भूमि, हम बोले ना कि पैसा आप कहीं से लेके आ रहे हैं, भूमि अधिग्रहण में ही समय लग जा रहा है, तो आप फिर ऋण में अपना पॉकेट से पैसा कैसे देते जाइएगा, ब्याज में अपना पॉकेट से दीजिएगा नहीं ना, दीजिएगा और दीजिएगा तो फिर आपको नुकसान होगा। तो आप ज़्यादा जल्दी से जल्दी लैंड एक्विजिशन कीजिएगा, वहाँ पे जो भी यूनिट लगाना है वो लगाइएगा, प्रोडक्शन कीजिएगा, उससे फ़ायदा होगा। और वहाँ जो फ़ायदा होगा उससे आप ब्याज दीजिएगा, मूलधन दीजिएगा तो आपको बेनिफिट होगा, और अपना पॉकेट से दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है कि हम लोग जो है पावर जो है हम लोग पावर ऑफ पोटेंशियल इन झारखंड, कि झारखंड में बहुत सारे क्या है पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब इतना उत्पादन नहीं हो रहा है, ये इसका क्या है क्षमता है ना। कि अगर हम चाहें तो इतना क्षमता का कैपेसिटी का हम क्या कर सकते हैं, बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे पतरातू MCQ में हम ये सब भी थोड़ा बहुत डाल दिए ताकि कभी कभी पूछा जाए तो आप बना पाए। तो पतरातू में थर्मल पावर जो है कैपेसिटी जो है 420 मेगावाट का है, तेनुघाट में है 630 मेगावाट का है। उसके बाद तेनुघाट जो दूसरा फेज है वो भी थर्मल है 500 मेगावाट का।
चांडिल है थर्मल 500 मेगावाट का दिया गया है, नॉर्थ कनरपुर है थर्मल 200 मेगावाट का दिया गया है, संख जो है सेकंड करके दिया है, हाइडल जो है वो 186 मेगावाट कैपेसिटी है, इतना उत्पादन नहीं हो रहा है, हम आपका कैपेसिटी अलग है और आप अभी जो कर रहे हैं वो अलग है, ठीक ना, तो वो चीज है। फिर है तिलैया जो है उसमें 50 मेगावाट का दिया गया है, कन्हर जो है वो 450 मेगावाट का, और इस तरह से 4736 मेगावाट का कैपेसिटी है। यदि अगर चाहें तो हम इतना जो पावर है वो जनरेट कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पे दिया गया था। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में भी बताया गया है, नामी है एक ऐसा जोन हम बनाएंगे जो स्पेशल इकोनॉमिक मतलब आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए ये जोन को या इस क्षेत्र को क्या किया गया है, बनाया गया है। तो इसमें लैंड, पावर, वाटर, कम्युनिकेशन फैसिलिटी सब दिया जाएगा। इस क्षेत्र में जो भी उद्योग लगेंगे उसको टैक्स कंसेशन दिया जाएगा, यानी टैक्स में कुछ क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। तो SEZ इसको हम लोग बोलते हैं, और ये नेशनल लेवल पे भी आपको पढ़ने को मिलेगा और स्टेट लेवल पे भी पढ़ने को मिलेगा। मतलब ये एक प्रकार का क्षेत्र है, यहाँ पे अगर आप लगाइएगा तो सरकार अलग अलग तरह से आपको क्या करेगी, सुविधा प्रदान करेगी, ठीक ना। तो इस तरह से यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हम लोगों को IT पार्क्स, बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स, होटल, फिर है जो है रिक्रिएशन फैसिलिटी, हाउसिंग, ये सब भी देखने को क्या होता है, मिलता है। तो चलिए ठीक है, SEZ अलोंग जमशेदपुर रांची नेशनल हाईवे कॉरिडोर ऑन बोथ साइड। तो रांची जो है जमशेदपुर रांची नेशनल हाईवे के दोनों साइड में ये SEZ जो है वो एक सेटअप करने का प्रयास कर रही है, ये चीज यहाँ पे दिया गया है। तो ये भी एक फैक्चुअल डाटा है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रस्ट एरिया। अभी बोला गया ना कि एक ऐसा क्षेत्र को आप चुनिए जिसको हम थोड़ा सा वहां पे बढ़ावा देंगे तो और भी बहुत सारा चीज अपने आप क्या होने लगेगा, ग्रोथ करने लगेगा। तो यहाँ पे बताया गया हम लोगों के में बहुत ज्यादा नेशनल रिसोर्सेस है हम लोगों के राज्य में, तो इन सब चीजों का हमको क्या करना है, यूज करना है। तो ये सब चीज दिया गया है। थ्रस्ट जो एरिया में किस चीजों का पहचान किया गया है वो चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना है। यहाँ भी ये सब सारा चीज है, आपको बस इसको देखना है। आइडेंटिफाई थ्रस्ट एरिया में कौन सा इंडस्ट्री को फोकस किया है। सबसे पहला है माइनिंग एंड मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री को फोकस किया गया है, ये थ्रस्ट एरिया का सबसे पहला एरिया है। उसके बाद और भी बहुत सारे लिस्ट है, तो पहला वाला आप माइनिंग वाला याद रख लीजिएगा, दूसरा एग्रो है, तीसरा है इंडस्ट्री बेस्ड ऑन मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स करके, सेरिकल्चर तसर है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री लाइक साल, बाम्बू एंड एक्सेट्रा करके दिया है, इंजीनियरिंग, ऑटो कंपोनेंट, आयरन, स्टील एंड स्टील बेस्ड डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री है, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है, पावर जनरेटिंग एंड एलाइड इंडस्ट्री है। तो ये थ्रस्ट एरिया है, इसको सरकार थोड़ा सा क्या करेगी, थ्रस्ट करेगी, या इसमें थोड़ा सा अगर प्रयास करती है तो और भी ये चीजों को लेके आगे क्या करेगा, जाएगा। तो ये सब है, पहला दूसरा को कम से कम आप याद रखिएगा, पहला दूसरा तीसरा, और इस तरह से जो है हम लोगों का ये जो है 2001 का जो नीति था वो समाप्त होता है। अब चलिए 2012 का जो नीति है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो 2012 का नीति यहाँ पे हम लोग चलिए देखते हैं। उम्मीद करते हैं अभी तक वीडियो को देख रहे होंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे होंगे, और कहिएगा कि हर चीज़ जो है वो हम बार बार कहते हैं 5 मिनट में ही समझा दो, तो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। धैर्यपूर्वक देखिए, बहुत बड़े एग्जाम दे रहे हैं। अभी अगर बैकलॉग का एग्जाम में आप शामिल होइएगा तो उसमें 7 सीट है, आप समझ रहे हैं, 7 सीट के लिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कम से कम इस मेंटेलिटी के साथ तो जाइए कि जो भी हमको करना होगा वो हर एक चीज करेंगे। आप 6 मार्क्स के लिए क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, और मतलब इस टॉपिक को आप तैयार कर रहे हैं, और आप 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो देखना नहीं चाहते हैं, आप 8-10 पेज का नोट्स पढ़ना नहीं चाहते हैं, टेस्ट बनाना नहीं चाहते हैं, तो फिर कैसे होगा। फिर भाई जो है आप बैठे रहिएगा और दूसरा जो तैयारी करेगा, एक एक नंबर के लिए हम लोग ना जाने कितना कितना चीज पढ़ लेते हैं। और ये तो 6 मार्क्स का टॉपिक है जिसमें एक एक नीति से हो सकता है सवाल 1 से 2 सवाल भी आपको देखने को मिल जाए, 2-2 नंबर का सवाल, 3-3 नंबर 2-2 नंबर का सवाल जो है यहाँ पे आता है। तो 1-2 सवाल, अगर 2 सवाल भी एक नीति से आ गया तो 4 नंबर आ गया। एक सवाल कभी हो सकता है 2001 से पूछे, कभी 2016 से पूछे, कभी 2021 से पूछे। ऐसा थोड़ी है कि अभी 26 का समय चल रहा है तो केवल 2021 से ही पूछेगा, 2016 से भी पूछ सकता है, 12 से भी पूछ सकता है। अगर मन करेगा तो 2001 शुरुआती औद्योगिक नीति था तो वो भी पूछा ना कि कब शुरू हुआ। ठीक है, आज सवाल आसान पूछा है, कल टफ भी पूछ सकता है, उसके नीति से पूछ सकता है कि क्या उस समय के प्रावधान थे। तो आपको पढ़ के जाना है, हर एक चीज तैयार करके जाना है, वहां जो पूछेगा वो चीज आपको बता के आना है। चलिए अब 2012 का नीति है, 2012 का नीति है, तो 2001 का जो नीति था, पॉलिसी था, उसका क्या बेनिफिट हमको देखने को मिला वो भी बताया गया। क्योंकि आप
देखिए नीति पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, तो ये आप बताइएगा ना पिछला जो पॉलिसी था उससे हमको राज्य में क्या बेनिफिट देखने को मिला है। तो यहाँ पे बताया गया 2001 की नीति का क्या सफलता था। तो यहाँ पे बताया गया कि वृहत्तर मेगा उद्योग जो है वो 26 लगे। तो यहाँ पे हम लोग दे रहे थे कि आइए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्री को लगाइए, तो बड़े बड़े जो इंडस्ट्री है वो 26 इंडस्ट्री लगे 2001 और 2012 के बीच में। उसके बाद वृहद और मध्यम उद्योग जो है वो 106 लगे। ये डाटा था ना, आप डाटा चाह रहे थे, अगर धैर्य बना के बने हुए रहे होंगे अभी तक तो ये डाटा ले लीजिए। ये तो पूछा जा सकता है ना कि 2012 की औद्योगिक नीति के अनुसार 2001 का जो औद्योगिक नीति आया था उसके बाद कितने मेगा इंडस्ट्री झारखंड में लगे, 26। कितने यहाँ पे वृहद और मध्यम उद्योग लगे, तो 106। और सूक्ष्म और छोटे उद्योग तो और भी ज्यादा लगे, 18,109। कहने का मतलब है 2001 का जो नीति आया था उससे फायदा हुआ। उस नीति के कारण बहुत सारे उद्योग जो है वो झारखंड में लगते हैं, जो चीज 2012 की नीति में यहाँ पे स्पष्ट आपको बताया गया। दूसरा चीज यहाँ पे बताया गया कि पसंदीदा राज्य ये बनेगा, झारखंड जो है इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे पसंदीदा, ज़्यादा से ज़्यादा पसंदीदा राज्य बने, इस चीज़ का लक्ष्य रखा गया। वृहद समझौता, कई सारे MOU यहाँ किए गए। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, बढ़ता है। देखिए यहाँ पे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है वो हम पढ़ देते हैं, आपको समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ जो स्लाइड में है वो भी आपको पढ़ देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट हैज़ कंट्रीब्यूट टू रिमूव रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द स्टेट बिसाइड। मतलब यहाँ पे जो स्टेट का रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें ये इंप्रूवमेंट लाता है। ये सब इतने उद्योग आए हैं तो उससे रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सर्टेन पॉकेट्स। इंप्रूविंग क्या कहता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव किया। हाँ, पूरे क्षेत्र में नहीं, लेकिन क्षेत्र के किस किस एरिया में किया वो आपको बताया गया है। कहाँ कहाँ किया गया इंप्रूविंग, तो जहाँ जहाँ उद्योग लगा, जमशेदपुर, सरायकेला, चाईबासा के एरिया में, रांची, लोहरदगा, लातेहार और चंदवा, बोकारो, चंदन, क्यारी, धनबाद और गिरिडीह, रामगढ़, पतरातू, हजारीबाग, ये दो बार लिखा गया है ना। तो जमशेदपुर, सरायकेला और खरसावां। तो वही चीज कह रहा है कि इंडस्ट्री इतने सारे लगे तो रेवेन्यू कलेक्शन तो इंप्रूव हुआ ही हुआ। यहाँ कुछ ऐसे झारखंड के एरिया थे, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टेन पॉकेट्स लाइक जमशेदपुर, सरायकेला, चाईबासा, रामगढ़, पतरातू, हजारीबाग, लातेहार, चंदवा, रांची, लोहरदगा, बोकारो, चंदन, क्यारी, धनबाद और गिरिडीह एक्सेट्रा जो है उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो लोगों का क्या होता है, इंप्रूव होता है। तो जो उस समय कहा गया था ना कि लोगों के जीवन को हम बेहतर बनाएंगे, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, हर एक चीज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे और जो इनका जीवन जीने का शैली है उसको हम और भी बेहतर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला गया था ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने का हम प्रयास करेंगे, निवेश करेंगे भी। तो यहाँ पे देखिए कितना करोड़ का निवेश आया, तो 28,424 करोड़ 0.04 है वो है। यहाँ पे बोला गया था हमारा उद्देश्य क्या होगा, रोजगार। तो देखिए 63,000 लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो 2001 का उद्देश्य था उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई, ये चीज यहाँ पे आपको बताया गया है। अब चलिए 2012 का जो नीति है उसमें क्या क्या नया चीज देखने को मिला वो चीज हम लोग जानेंगे। एक प्राधिकरण जो है वो डेवलप किया गया, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसको IADA के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। और इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, जैसे इस बार जो है वो PPP का फुल फॉर्म पूछा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फुल फॉर्म आपको पूछा। वो चीज भी आपको अभी नीति जो पढ़ेंगे ना उसमें कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और हम बोले थे नई नीति भी पढ़ते हैं तो भी इन सब चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते ही हैं। तो इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि 2001 में भी हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे। तो ये जो अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, उसका काम ही है औद्योगिक क्षेत्रों का क्या करना, विकास करना। औद्योगिक क्षेत्र में सड़क का विकास करना, पार्क का निर्माण करना। तो बोले थे ना 2001 का नीति अगर आप धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे तो अब आगे का जो नीति पढ़िएगा उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत आसानी से चीजों को आप समझ पाइएगा। नहीं, शुरुआती चीज तो हमको टाइम देना पड़ता है ना, इसीलिए, क्योंकि उसी में थोड़ा बहुत ना परिवर्तन किया जाएगा, पूरा का पूरा तो परिवर्तन नहीं किया जाएगा, 100% चीज नहीं किया जाएगा। जो थोड़ा बहुत उसमें कमी था उस चीज को यहाँ पे क्या किया जाएगा, ऐड ऑन किया जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम बेहतर होना चाहिए, जलापूर्ति जो है उसका हमको ध्यान देना है, और सार्वजनिक उपयोगिता वाले चीज जो है
उसका डेवलपमेंट में IADA जो है वो क्या करेगी, काम करेगी। तो आपको IADA का फुल फॉर्म पूछना है, याद रखना है, और IADA का क्या काम है वो चीज आप ध्यान में रखिएगा। आधारभूत संरचना पे ये क्या करती है, फोकस करती है, ताकि वहां रहने वाले लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर हो। बेहतर हुआ भी है 2001 से 12 के तुलना में, 12 के गैप में, आगे आने वाले समय में और भी बेहतर हो, और जो एरिया छूट गया है उसका भी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इंप्रूव हो, वो चीज भी ना सरकार क्या करेगी, प्रयास करेगी। अब लीज वाला बात, ये भी आपको पहले बताया गया था, वही चीज यहाँ पे भी कहा गया है। 30 वर्ष के लिए आपको पट्टा या लीज की अवधि दिया जाएगा, और ये नवीकरण होगा यानी रिन्यू होगा, यदि आपको आवश्यकता है रिन्यू। दूसरा चीज है 10 वर्ष के लिए लगान जो है और फिक्स होगा, 10 वर्ष के बाद ही इसका क्या होगा, रिन्यू होगा। यानी अगर आप 10 साल के लिए 5 लाख दे रहे हैं तो 10 साल तक आपका किसी तरह से यहाँ पे लगान में वृद्धि, रेंट पे वृद्धि नहीं किया जाएगा। 10 साल के बाद ही आपका रेंट पे वृद्धि होगा। उपयोग की शर्त, जिस कार्य के लिए भूमि दिया गया है उसी का प्रयोग करना है। तो ये शर्त भी है कि अभी हम आपको बोले थे ना कि उद्योग के लिए आप जमीन दे रहे हैं तो उद्योगिक वहां पे आपको लगाना है, ऐसा नहीं कि रिसोर्ट बना के वहां पे ऐश मौज कर रहे हैं, ठीक ना। तो इस तरह से, नहीं तो पता चला जमीन ले लिए और ऐश मौज कर रहे हैं। अब IADA द्वारा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनिवार्य अधिग्रहण, IADA, अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको क्या मिलेंगे, फैक्ट मिलेंगे। 2016 जाइएगा तो बहुत ज्यादा फैक्ट मिलेगा, 21 में और भी ज्यादा फैक्ट मिलेगा। तो शुरुआती वाला में फैक्ट थोड़ा कम थे, कॉन्सेप्ट ज्यादा था, तो कॉन्सेप्ट पकड़ते पकड़ते आप धीरे धीरे फैक्ट भी पकड़ने लग जाइएगा, चीजों को समझिएगा। तो IADA का काम क्या था, औद्योगिक क्षेत्र का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बेहतर करना, और साथ ही साथ जो भी इंडस्ट्री लग रहे हैं उसको कुछ सुविधाएं प्रदान करना। जैसे कि भूमि अगर चाहिए तो लैंड बैंक बना के उसको क्या देगा, भूमि भी देगा, है ना। तो वही चीज है, ये न्यूनतम कितना एकड़ भूमि का अधिग्रहण करेगा, करना चाहिए, तो 1000 एकड़ भूमि का वो क्या करेगा, अधिग्रहण करेगा। कौन, IADA। और IADA अपने लिए जमीन करेगा नहीं, वो उद्योग को देने के लिए। लेकिन ऐसा ना हो कि बड़े उद्योग ही सारे जमीन पे कब्जा कर ले। यहाँ पे बोला गया, यहाँ से फिर से क्वेश्चन पूछेगा, 40% सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए आरक्षित किया गया है, कि जितना भी जमीन है उसका 40% हम जो है वो छोटे और लघु उद्योग को देने का प्रयास करेंगे, ताकि वो लोग जो है डेवलप करें। ऐसा ना हो कि केवल बड़ा जो है इंडस्ट्री लगे और छोटे लोग जो है वो कहीं दब के रह जाए। इसीलिए बोला गया 40% हम सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए आरक्षित रखेंगे। ये सवाल पूछा जा सकता है। शेष भूमि औद्योगिक क्षेत्र और पार्क और संपदा के लिए यहाँ पे रहेगा। औद्योगिक जो बड़े क्षेत्र हैं, जो भी बड़े क्षेत्र उसके लिए रहेंगे, या पार्क वगैरह बनाना है, या दूसरा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस क्षेत्र में बनाना है उसके लिए ये क्या करेगा, जमीन बचा हुआ रहेगा। अब देखिए IADA है, किसी को जमीन दे रहा है। अभी देखिए कोई भी उद्योग लगाना चाहता है, जैसे आप उद्योग लगाना चाहते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, भूमि को रेंट में ले रहे हैं। तो रेंट में ले रहे हैं यानी पैसा आप दे रहे हैं, तो वो पैसा जो है एक तरह से इनकम जनरेट करके दे रहा है। तो उस पैसा का यूज IADA कैसे करेगी, तो यहाँ पे बोल रही है कुल राजस्व का 10% जो है वो विस्थापितों के लिए सुरक्षित किया जाएगा। कहीं पे भी उद्योग लग रहा है तो वहां लोग विस्थापित हो रहे हैं, तो उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए 10% हम क्या करेंगे, पैसा रखेंगे। मतलब आप जमीन उससे लिए हैं, ठीक है, उसको मुआवजा आप दे दिए, कहीं पुनर्स्थापित भी आप कर दिए, लेकिन फिर भी जो रेवेन्यू आएगा उसका 10% खर्चा उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आप कीजिएगा, बेहतर करने के लिए। 1 एकड़ से अधिक भूमि खोने वाले औद्योगिक इकाई लगाने के लिए भी हम उसको क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे या उसको फायदा देंगे। अगर हमारे पास 1 एकड़ भूमि था, उद्योग लगने के चक्कर में मेरा 1 एकड़ भूमि यहाँ से क्या हो गया, चला गया। हम चाहते हैं कि हम भी इस क्षेत्र में एक छोटा सा उद्योग लगाए, तो हमको सरकार यहाँ पे क्या करेगी, सुविधा देगी। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा कितना भूमि जाने पर उस व्यक्ति को औद्योगिक इकाई लगाने के लिए क्या किया जाता है, अनुमति दिया जाता है। तो 1 एकड़ भूमि है। उसके बाद 5% जो है कुल राजस्व का कौशल और उद्यमी विकास, मतलब स्किल सिखाने के लिए सरकार क्या करेगी, प्रयास करेगी। जोखिम तथा आपदा प्रबंधन के लिए, मतलब उद्योग है तो कहीं कुछ हो सकता है, दुर्घटना घट जाए, तो उस दुर्घटना से निकलने के लिए, आपदा से निकलने के लिए ये 5% राजस्व जो है वो क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। उसके बाद कड़ा प्रशासन, वार्षिक निरीक्षण, वहां पे भी बोला गया था 2001 में कि निरीक्षण भी करेंगे कि जिस कार्य के लिए या जिस उद्देश्य से अगर किसी उद्योग को बरसाया गया है उसी उद्देश्य का प्राप्ति हो रहा है कि नहीं, है ना। तो निगरानी रखा जाए। प्रत्येक वर्ष उपयोगिता का विवरण तैयार करना, निरीक्षण, भूमि का उपयोग हो रहा है या नहीं ये देखना, निरीक्षण क्या अन्य उपयोगिता तो नहीं हो रहा है ये देखना। अगर किसी तरह से नियम का उल्लंघन हुआ है
तो वो आवंटन जो है वो रद्द हो जाएगा। तो इस तरह से निरीक्षण किया जाएगा, ये चीज यहाँ पे बताया गया है। आवंटित भूमि का प्रयोग अगर नहीं करते हैं तब क्या होता है, सूक्ष्म और लघु उद्योग अगर है तो 2 वर्षों तक अगर आवंटित भूमि पर अगर प्रयोग नहीं होता है तो उसका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। ये सब फैक्ट है। देखिए 2001 में कम फैक्ट था, 2012 में ज्यादा फैक्ट है, 2016 में इससे भी ज्यादा फैक्ट है, इसीलिए उसका एक अलग वीडियो हम बनाएंगे। अन्य उद्यम अगर है तो 5 वर्ष तक आवंटित भूमि पे काम नहीं करेंगे तो आवंटन उनका क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब फैक्ट को याद रखिएगा। अब कुछ इसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उससे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बोलता है गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट डेवलप 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप करने का ये प्रयास कर रही है। तो यहां से सवाल पूछ सकता है कि वो कौन कौन सा कॉरिडोर है, कोडरमा, बहरागोड़ा और रांची और पतरातू रामगढ़ रूट, है ना। तो ये चीज जो है आप याद रखिएगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। उसके बाद है इंडस्ट्रियल पार्क। अभी आपको बोला गया था 2001 में कि इंडस्ट्रियल पार्क हम लोग लगाएंगे। अब उसके बारे में यहाँ पे क्या किया गया है, जो है बताया गया। तो यहाँ पे बोला गया है कि इंडस्ट्रियल पार्क प्लान टू बी सेट अप अंडर गवर्नमेंट प्राइवेट जॉइंट वेंचर पीपीपी। यही पूछा गया था, पीपीपी मॉडल। पीपीपी मतलब क्या होता है, तो सरकार भी कुछ पैसा इन्वेस्ट करेगी और कोई प्राइवेट जो पार्टी है वो भी पैसा को इन्वेस्ट करेगी और इस तरह के पार्क का क्या करेगी, निर्माण करेगी। वो चीज यहाँ पे आपको बताया गया है। तो देखिए फाइबर एंड टेक्सटाइल पार्क है, आईटी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है, बायोटेक हर्ब्स पार्क है, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल पार्क है, फूड पार्क है, ऑटोमोबाइल वेंडर जो है वो पार्क है। तो इस तरह से अलग अलग पार्क जो है वो सेटअप करने का सरकार क्या करेगी, प्रयास करेगी, इनकरेज करेगी। अब देखिए यहाँ से सवाल पूछा गया था, 8 मेजर जोन है हम लोगों का, है ना। ये सब से सवाल आपको देखने को मिलेगा। और इस बार भी दिया था ना, सिंहभूम जो है वो किसके लिए फेमस है, आयरन और स्टील के लिए। तो पढ़ के रहिएगा तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। और टाइम थोड़ा देना होगा, और टाइम नहीं दीजिएगा तो हम बार बार करें कहाँ से होगा। तो चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ये सब आप भूगोल में भी पढ़ते हैं तो ज्यादा परेशानी नहीं होगा। थोड़ा एक नजर आपको जानना है कि कौन सा एरिया किस चीज के लिए फेमस है। पलामू गढ़वा जो है वो आयरन ओर, डोलोमाइट, कोल, ग्रेफाइट, चाइना क्ले और ग्रेनाइट जो है के लिए फेमस है। लोहरदगा एल्युमिनियम इंडस्ट्री बेस जो है, बॉक्साइट, वहां बॉक्साइट मिलता है, उसके लिए जो है वो फेमस है। उसके बाद कोडरमा हजारीबाग जो है इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो माइका बेस इंडस्ट्री के लिए बेहतर है। पावर, सीमेंट, ग्लास, एलोई स्टील, टेलीकॉम एंड रिफैक्ट्री पावर प्लांट्स के लिए यहाँ पे क्या है, वहां पे मटेरियल मिलते हैं। वही है ना, द स्टेट कैन बी रफली डिवाइडेड इन 8 मेजर जोन बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल डिपॉजिट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। कि रॉ मटेरियल कहाँ जो है वो डिपॉजिट है, किस साइड डिपॉजिट है, और जहां रॉ मटेरियल होगा वहीं पे उस रॉ मटेरियल को यूज करने वाले इंडस्ट्री क्या होंगे, लगेंगे। जैसे कि जमशेदपुर में या पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में लोहा मिलता है, तो पूर्वी सिंहभूम में आपको जमशेदपुर में टाटा देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे रॉ मटेरियल मिलेगा वहाँ पे ही इंडस्ट्री क्या होता है, बैठता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया, उसके अनुसार 8 जोन में बांटा गया है और बताया गया कि यहाँ पे कौन सा इंडस्ट्री लग सकते हैं, रॉ मटेरियल यहाँ क्या क्या मिलेगा। रांची में है मीडियम लार्ज स्केल इंडस्ट्री, आईटीज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे बन सकता है। धनबाद में है कोल एंड स्टील रिफैक्ट्री, कोल बेस्ड पावर प्लांट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा या डेवलप हो सकता है। सिंहभूम इंडस्ट्रियल में आयरन एंड स्टील, ऑटो कंपोनेंट, सीमेंट, यूरेनियम, कॉपर, गोल्ड माइनिंग, आईटीज, फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेस, हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, स्किल एंड टेक्सटाइल, ये जो है आपका सिंहभूम कोलाम डिवीजन पूरा यहाँ पे दिया गया है, जमशेदपुर में है। फिर घाटशिला इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो कॉपर और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री के लिए बेहतर है। फिर देवघर, जसीडी, संथाल परगना जो है ऑयल मिल्स के लिए, ग्लास, स्टील, ऑटोमेटिक मेडिकल प्लांट के लिए है, मेडिसिन के लिए, कोल बेस्ड पावर प्लांट और सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये 8 मेजर जोन थे। लास्ट में यहाँ पे दिया गया है झारक्राफ्ट के बारे में कि झारक्राफ्ट जो है वो 2000 लघु उद्योग है ना, तो उसके अथी के लिए 2006 में इसका क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, झारक्राफ्ट का फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा और 2006 में ये बना, ये तो पूछा जा चुका है। तो इसीलिए हम बोले थे कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको अगर आप पढ़िएगा तो इससे आपको फायदा ही होगा। अब 2000 वहां पे 1 का आधार दिया था कि इतना करोड़ निवेश, रोजगार और इतना सूक्ष्म उद्योग आया।
फिर इयाडा का नीति जो है वो 30 वर्ष में लगान स्वीकार 30 वर्ष के लिए जमीन देगा लीज के लिए, रिन्यू भी हो सकता है। 10 वर्ष लगान जो है वो बदलेगा नहीं। भूमि अधिग्रहण कितना किया जाएगा, 1000 करोड़ किया जाएगा। 40 जो है % जो है 1000 करोड़ बोलते हैं, 1000 एकड़ जो है वो अधिग्रहण किया जाएगा। 40% जो है वो सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए रहेगा, विस्थापितों के लिए। राजस्व जो है 5% वो कौशल विकास स्किल के लिए होगा। अगर सूक्ष्म जो लघु उद्योग है, अगर किसी जमीन को लिए हैं और 2 साल तक काम नहीं करते हैं तो रद्द हो जाएगा। 5 साल तक काम नहीं करते हैं बड़े उद्योग तो उनका आवंटन रद्द हो जाएगा। तो चलिए इस स्लाइड में एक तरह से आपको क्या हो गया, उसका जो है सारांश मिल गया, ठीक ना। अब हम जो है 1 घंटा यहाँ पे आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास किए, जिसमें 2 औद्योगिक नीति जो है आपको यहाँ पे हम आपको बताएं। अब फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप केवल और केवल 99 रुपीज़ खर्च कीजिए टेस्ट में, 11 रुपये खर्च कीजिए आप जो है वो डिटेल नोट्स में, और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट और कीजिएगा तो माइंड मैप, ये जो अभी टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो माइंड मैप में नहीं है। आने वाले समय में इसको भी माइंड मैप में करेंगे, लेकिन अभी 8-10 दिन में करेंगे कि नहीं करेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो अभी मान के चलिए कि ये और आपदा प्रबंधन जो स्टैटिक पोर्शन में आता है वो माइंड मैप में नहीं है। बाकी सभी टॉपिक लगभग जो हम यहाँ पे पढ़ाए हैं वो माइंड मैप में वहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया। आने वाले समय में ये भी करेंगे, लेकिन तुरंत में नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो वहाँ पे भी 51 रुपये का वो नोट्स है। तो कुल मिला के 161 रुपये आप इन्वेस्ट करके देखिए, और देखिए एक लिमिटेड टाइम में आपको सारा, हम पिछले वीडियो में बोले थे कि जो भी अभी हम पढ़ाए हैं, एक टॉपिक इसके बाद और पढ़ाएंगे आपदा प्रबंधन। ये जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आपदा प्रबंधन पढ़ाएंगे। बाकी जो इन्वायरमेंट है, योजना है, ये सब करंट का पार्ट होता है तो वो चेंज होते रहता है, तो वो स्टैटिक नहीं, वो अलग से वीडियो हम वहाँ पे बना देंगे। फिर इसका कंपाइल कर देंगे। जो भी 25-30 घंटा का वीडियो बनेगा, एक वीडियो आपको मिल जाएगा, आराम से उस वीडियो को देखिए, टेस्ट बनाइए, नोट्स पढ़िए और माइंड मैप से रिवाइज कीजिए। मात्र 200 रुपया का इन्वेस्टमेंट, 161 ही रुपया हम कह सकते हैं, मात्र 161 रुपया का इन्वेस्टमेंट आप करके देखिए। देखिए पेपर 2 में आपका कमांड होता है कि नहीं, एक बार भरोसा करके देखिए, आपको जरूर इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग वहाँ पे 2016 का नीति को देखेंगे, और 2016 का जब नीति देखेंगे तो जो उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना, उसी से देखेंगे। वहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट में होगा उससे क्वेश्चन कैसे हम बनाते हैं टेस्ट में ना, वो टेस्ट में आपको वहाँ पे हम जो है स्लाइड में ही बना के बता देंगे, ताकि आइडिया हो जाए। जो टेस्ट में अभी नहीं देते हैं ना टेस्ट वगैरह, उन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि पढ़ने के बाद टेस्ट अगर देते हैं तो उससे क्या बेनिफिट हो सकता है, कि कैसे हम जो पढ़ते हैं उससे ही क्वेश्चन बनाया जाता है। और आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में जाके तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रिपरेशन का तरीका बहुत आसान है, हम बार बार कहते हैं, डिटेल वाइज। अगर आपके पास जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उससे आप तैयार करो, फिर उसका शॉर्ट नोट्स तैयार करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह देखो, और उसके बाद उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाओ, और उसके बाद जो है फुल टेस्ट लास्ट में दो और एग्जाम में जाओ। बस इतना ही आपको करना है, आपका रिजल्ट जरूर दिखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।